अब हम बात करेंगे कि रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होती है। उसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट्स होती हैं, जो अगर क्रॉस होए तो हमें अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक हैंडीक्राफ्ट गुड्स का नोट है, उसमें आता है ई वे बिल है। अगर हम ई वे बिल की इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हैं, अगर हम ई वे बिल की इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हैं हैंडीक्राफ्ट गुड्स में, और बाय अ पर्सन हु इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टेकिंग रजिस्ट्रेशन, ये बात कर रहा है बेसिकली जो हमने सीटीपी वाली एग्जाम्पशन पढ़ी है कि सीटीपी के केस में इंटरस्टेट सप्लाई हो रही है, हैंडीक्राफ्ट गुड की हो रही है, और वो लेस देन है 10 लाख इन एमएमटीएन और लेस देन 20 लाख इन अदर स्टेट। अब यहाँ एमएमटीएन और अदर स्टेट्स कौन सी होती हैं? लॉ ने एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को कैटेगराइज कर रखा है सेक्शन 22 में। इसमें एमएमटीएन का मतलब होता है कि मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड। इसमें है मामी त्रिनगर। ठीक है। अब इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि मेघालय नहीं है और ना ही ये टी से तेलंगाना है। इससे है मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, एमएमटीएन। मेक माई ट्रिप टू नागालैंड, ऐसे भी याद कर सकते हैं इसको। फिर इसमें एक है समूह पीटी, सैम यू पीटी। ये कंपोजिशन स्कीम में भी इसको हम पढ़ेंगे, पर इसका बेसिक वो है एस से सिक्किम, ए से अरुणाचल प्रदेश, इधर असम नहीं है, ये ध्यान से गलती नहीं होनी चाहिए कि असम नहीं है, इधर अरुणाचल प्रदेश है। एम से मेघालय, मेघालय उधर नहीं है, उधर से मणिपुर और मिजोरम है। ये सेकंड सेकंड कैटेगरी में मेघालय। उसके बाद उत्तर प्रदेश है, ऋषिकेश याद कर सकते हो कि ऋषिकेश है, सॉरी उत्तराखंड है, उससे ऋषिकेश बेसिकली तुम याद कर सकती है, उत्तर प्रदेश नहीं है, मतलब एक गाजियाबाद नहीं है। उसके बाद पी से पुडुचेरी है और टी से तेलंगाना है, ना कि त्रिपुरा। ये छोटी मोटी गलतियां हैं कि यहाँ पे कोई त्रिपुरा, यहाँ पे कोई तेलंगाना कर सकता है, यहाँ पे त्रिपुरा कर सकता है, इधर कोई उत्तर प्रदेश की जगह ये उत्तराखंड की जगह उत्तर प्रदेश। देखो बोलने में भी गलती हो रही है। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है कि हम यू से सोचते हैं उत्तर प्रदेश होगा, नहीं उत्तराखंड होगा। ठीक है। उसके बाद ए से असम में होता है, इसे ए पी भी कर सकते हो। अगर तुम्हारी डेफिनेशन में तुम अप्लाई हो रहा है तो इसे ए पी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन तुम अपने शॉर्ट फॉर्म अपने हिसाब से भी बना सकते हो। उसके बाद कुछ नोटिफाइड गुड्स जो होते हैं, जो हमें लाइक लॉ ने ही स्पेसिफाई करके दिए हैं, ये भी कंपोजिशन स्कीम में हमें पढ़ना है, तो इसी में कॉमन पढ़ा रहा हूँ। इसकी शॉर्ट फॉर्म है पति ब्रिक्स, पी से पान मसाला, ए से एरिएटेड वाटर, टी से टबैको, आई से आइसक्रीम या फिर ईटेबल आइस। ठीक है। फिर ब्रिक्स में कौन कौन सी ब्रिक? फ्लाई एश ब्रिक, फॉसिल ब्रिक, बिल्डिंग ब्रिक और रूफिंग टाइल्स। उसके बाद एग्रीगेट टर्नओवर पे आते हैं। तो एग्रीगेट टर्नओवर कैसे निकलती है? एग्रीगेट टर्नओवर को निकालने का इंक्लूड होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पैन बेस निकलती है। पैन बेस मतलब इसमें ऑफिस भी आएगा एज वेल एज ब्रांच भी आएगा। उसके बाद ये इंक्लूड करती है आउटवर्ड टैक्स सप्लायर्स को, चाहे वो एफसीएम हो चाहे वो आरसीएम हो। आपने कोई भी सेल्स की है, बेसिकली सेल्स की बात कर रहा है, कोई भी सेल्स होए, वो आरसीएम बेसिस पे एफसीएम बेसिस पे उसे हम इंक्लूड करते हैं। फिर एग्जाम सप्लाई करी हो या नॉन टैक्सेबल सप्लाई की हो उसे इंक्लूड करते हैं। अब कोई इंटरस्टेट सप्लाई की है उसे भी इंक्लूड करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे इन दोनों पार्ट में हम इंट्रा तक थे, इंट्रास्टेट इंट्रास्टेट। अब इंटरस्टेट की बात हो रही है कि इंटरस्टेट सप्लाईज को भी हम इंक्लूड करते हैं। उसके बाद अगर हमने कोई एक्सपोर्ट की है आउटसाइड इंडिया, या फिर एसईजेड यूनिट एक से अदर, मतलब ऐसे कुछ, तो वो भी इंक्लूड होते हैं। उसके बाद हम इसमें से एक्सक्लूड क्या क्या कहते हैं, इसका मैं एक सेकंड मार्कर का वो बदल लूँ। इसमें हम एक्सक्लूड क्या क्या करेंगे? इसमें हम जीएसटी एक्सक्लूड करेंगे, सेस को एक्सक्लूड करेंगे, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि हम इनवर्ट टैक्सेबल सप्लाई जो आरसीएम बेसिस पे हुई हैं इनको नहीं लेंगे। हमने अगर कोई परचेज की है बेसिकली आरसीएम बेसिस पे, परचेज की है आरसीएम बेसिस पे, तो हम इसको एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट नहीं मानते। ठीक है। उसके बाद ये शायद क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन, अच्छा पहले थ्रेशोल्ड लिमिट। तो इस थ्रेशोल्ड लिमिट का बहुत ही इजी समराइज वे में चार्ट बनाया मैंने अपने लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल
पहले हम इंटर स्टेट को छोड़ के इंट्रा स्टेट की बात करते हैं कि हम विद इन द स्टेट, हम जिस स्टेट में हैं उसी के अंदर सप्लाई कर रहे हैं। तो अगर तो हम सप्लाई कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज की, इसमें है कि हम MMTN की स्टेट में है, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड, ठीक है। उसके 10 लाख विद इन द स्टेट हम गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हैं, तो 10 लाख का होगा। समूह पद का वो है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, उत्तराखंड, पुडुचेरी और फिर तेलंगाना, ठीक है। उसकी हम 20 लाख मानते हैं। फिर कोई भी अदर स्टेट है तो उसकी भी 20 लाख लेंगे। फिर अगर हम सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हैं तो फिर वही मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, इसकी 10 है। इनमें बेसिकली MMTN के हर उसमें 10 है, चाहे वो कुछ भी अब कर रहा हो। तुम हैंडीक्राफ्ट कुछ अगर तुम ये सब याद नहीं करना चाहते तो तुम सीधा सीधा अगर तो कि MMTN का कुछ भी हो जाए उसकी लिमिट हर जगह 10 लाख की है, अगर इंटर स्टेट है, विद इन द स्टेट है, ठीक है। उसके बाद समूह पद की भी 20 लाख है, चाहे तुम कुछ भी वो कर रहे हो, चाहे तुम कहीं पे भी कुछ भी सप्लाई कर रहे हो। उसके बाद ये आता है अदर स्टेट्स में इम्पोर्टेंट। अदर स्टेट्स की क्या वो है, अदर स्टेट्स में गुड्स और सर्विसेज वही 20 लाख। उसके बाद एक्सक्लूसिव सर्विसेज 20 लाख। उसके बाद नोटिफाइड गुड्स जो पति ब्रिक्स है वो हो जाएगा यहाँ पे 20 लाख की। अगर हम गुड्स और सर्विसेज की कर रहे हैं एक्सक्लूसिवली, या तो हम नोटिफाइड गुड्स हैं, या तो हम गुड्स और सर्विसेज हैं, या फिर हम सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज हैं, तो उन सबकी लिमिट अदर स्टेट्स की होगी 20 लाख। बट अगर हम हैंडीक्राफ्ट गुड्स की बात करें तो हो जाएगी 40 लाख। और अगर हम सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली गुड्स की बात करें जो कि हैंडीक्राफ्ट गुड्स नहीं है और नोटिफाइड गुड्स भी नहीं है, तो भी उसकी लिमिट हो जाएगी 40 लाख। मैं वापस बता देता हूँ एक और बार, जब तक हम MMTN की स्टेट की बात कर रहे हैं तो उसमें चाहे कुछ भी आ जाए, जब तक वो इंट्रा स्टेट है उसकी लिमिट 10 लाख होगी। अगर वही संपत्ति है तो उसमें चाहे तुम कोई भी किसी भी चीज की वो कर रहे हो, कोई भी सर्विसेज एक्सक्लूसिवली गुड्स कर रहे हो, कोई नोटिफाइड गुड्स कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जब तक वो संपत्ति स्टेट में इंट्रा स्टेट हो रहा है तो वो 20 लाख पे होगा। अब अदर स्टेट्स में अगर तो वो गुड्स और सर्विसेज एक्सक्लूसिवली सर्विसेज या फिर नोटिफाइड गुड्स है तब तक वो 20 लाख है। बट उसके बाद अगर तो वो हैंडीक्राफ्ट गुड्स आ जाती है तो हो जाता है 40 लाख, और एक्सक्लूसिवली गुड्स है तो भी 40 लाख हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि हम कर रहे हैं इंटरस्टेट। अब इंटरस्टेट MMTN संपत अदर स्टेट सेम वही है। पहले बात कर लेते हैं एक्सक्लूसिवली सर्विस की। अगर तो हम इंटरस्टेट भी एक्सक्लूसिवली सर्विस सप्लाई कर रहे हैं तो जो उसमें था वो सेम है, एज इट इज ही इसमें है, 10 लाख, 20 लाख, 20 लाख, ठीक है। अगर हम नोटिफाइड गुड्स की कोई भी सप्लाई कर रहे हैं किसी भी स्टेट में तो उसकी हमें कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। अगर हम गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं सर्विस के साथ तब भी हमें कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। और अगर हम एक्सक्लूसिवली गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं तब भी हमें कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। तो बेसिकली जिस भी जगह गुड्स आ रहा है, गुड्स या सर्विसेज, गुड्स या फिर सर्विसेज दोनों साथ में आ रहे हैं, जैसे एक्सक्लूसिवली गुड्स है इसमें कंपल्सरी लेनी पड़ेगी, नोटिफाइड गुड्स है इसमें कंपल्सरी लेनी पड़ेगी, और अगर गुड्स और सर्विसेज हैं दोनों साथ मिलके हैं तो कंपल्सरी लेनी पड़ेगी। अब अलग कौन से हैं, अब अलग इसमें है कि हम एक्सक्लूसिवली गुड्स की, एक्सक्लूसिवली सर्विस की बेच रहे हैं, या फिर हम हैंडीक्राफ्ट गुड्स की वो बेच रहे हैं जिसमें ई वे बिल आता है। अब इन दोनों की सेम लिमिट है, तो तुम ऐसे याद कर सकते हो कि एक्सक्लूसिवली गुड्स, एक्सक्लूसिवली सर्विस और हैंडीक्राफ्ट गुड्स जो है इनकी अगर तो MMTN स्टेट्स में हो रहा है तो 10 लाख है, संपत में हो रहा है तो फिर 20 लाख, 20 लाख है, और संपत या फिर किसी भी अदर स्टेट, ये पूरा ये पूरा सेम वो हो गया 20 लाख, 20 लाख इंटर स्टेट, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन है कि हम निकाल रहे हैं शायद एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर निकालने के लिए अब क्या क्या करना पड़ेगा, उड़ीसा में निकाल रहे हैं तो उड़ीसा बेसिकली अदर स्टेट है, ठीक है। उड़ीसा अलग स्टेट है ना, पर इसमें इन्होंने कुछ लिखा है कि उसकी ब्रांच है राजस्थान में तो राजस्थान भी लेंगे। फिर उत्तर प्रदेश है, उसकी एक और ब्रांच उत्तर प्रदेश है तो हम इसको भी लेंगे। अब हम एग्रीगेट टर्नओवर जब निकालते हैं तो मैंने बताया था कि वो पैन बेस्ड होती है, पैन बेस्ड होती है, उसमें ब्रांच प्लस
उसका जो हेड ऑफिस होता है, हेड ऑफिस, वो सारी उन सब की कोई भी उन्होंने सप्लाई की हो वो सब ऐड हो जाती है। ठीक है, तो अब इसने फर्स्ट ऑफ ऑल आउटवर्ड सप्लाई की है पेट्रोल की। अब पेट्रोल जो है वो वैसे तो एग्जेम्प्टेड गुड्स है, पेट्रोल पे जीएसटी नहीं लगता, ये हम चैप्टर 1 में पढ़ते हैं, बट ये ऐड होगा। अब हमने ट्रांसफर किया एग्जेम्प्ट गुड्स का, चाहे इंटर ब्रांच ट्रांसफर ही क्यों ना हुआ, इसे हम प्लस करेंगे। फिर हमने आउटवर्ड सप्लाई की है टैक्सेबल गुड्स की, तब भी हम इसे प्लस करेंगे। अब हम आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हैं आरसीएम बेसिस पे। मैंने बताया था कि आरसीएम अगर हम सेल्स कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं आरसीएम बेसिस पे, आरसीएम बेसिस पे तो वो अप्लाइड होता है। पर अगर हम परचेज कर रहे हैं, इससे जस्ट नीचे वाला पॉइंट यही है कि अगर हम परचेज कर रहे हैं आरसीएम बेसिस पे तो ये इंक्लूड नहीं होता। तो इसको मैं अलग से हाईलाइट करके बताता हूँ कि ये वाला पार्ट इंक्लूड नहीं होगा, ये इंक्लूड नहीं होगा, बाकी सारे इंक्लूड होंगे और एग्रीगेट टर्नओवर पूरे उसकी निकलेगी हर ब्रांच को निकाल के। इसमें भी हम निकाल लेते हैं वैसे 4 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 17 लाख, 17 लाख है, ठीक है। और ये आई गेस सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स कर रहा है, गुड्स कर रहा है, गुड्स कर रहा है, यहाँ पे सर्विस भी कर रहा है, सर्विस भी कर रहा है, तो एक गुड्स प्लस सर्विस का केस था। इंटर है, इंटर है ना, इंटरस्टेट कर रहा है बेसिकली, हमने इंट्रास्टेट पढ़ा था, इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है गुड्स ऑफ सर्विसेज की, तो इसको तो वैसे तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा इसको, ठीक है। पर हम उसके एग्रीगेट टर्नओवर निकाल लें तो एग्रीगेट टर्नओवर निकल के आएगी 17 लाख, और उसे रजिस्ट्रेशन वैसे कंपलसरी लेना पड़ेगा। ऑलराइट, if a person with a place of business is differentiate across India and one branch is special category and state which of the अच्छा ये कह रहा है बेसिकली अगर किसी भी उसकी, अगर तुम्हारी कोई एक दो वो हैं, जैसे तुम्हारा एक ब्रांच है अदर स्टेट में, उड़ीसा ही ले लेते हैं, उड़ीसा, राजस्थान, यूपी, ये सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह लेते हैं, और तुम्हारी इसके साथ एक एक्स्ट्रा ब्रांच है मणिपुर में, ठीक है। मणिपुर अब स्पेशल स्टेट है सेक्शन 22 के हिसाब से, ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट है। अब इसमें हम यहाँ गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई कर रहे थे, है ना, अब इंटर स्टेट ही कर रहे थे वैसे तो, बट मैं इसको भी ले लेता हूँ, गुड्स और सर्विसेज दोनों की ले लेते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि जो तुम्हारी लिमिट है ना वो 10 लाख की आ जाएगी। पैन बेस्ड होता है ना, मैंने बताया था पैन बेस्ड होता है, बट पैन बेस्ड में भी हमें चेक करना पड़ता है कि अगर, वैसे तो पैन बेस्ड ही होता है, इन जनरल पैन बेस्ड होता है, बट इसमें हमें ब्रांच चेक करनी पड़ेगी। अगर आपकी कोई भी ब्रांच मणिपुर में है, मणिपुर या बेसिकली एमएमटीएन में है, तो जो आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट होती है वो पूरी की पूरी 10 लाख बन जाती है। आपकी बाकी ब्रांच राजस्थान यूपी ऐसी हो, जैसे यही क्वेश्चन एज इट इज 17 लाख आया था, है ना। अब हमारी अगर एक ब्रांच मणिपुर में भी होती, ठीक है, मणिपुर में भी होती, तो वैसे तो हम इन जनरल भी उसे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ती, वो तो ठीक है, बट जो हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट थी वो एक्सीड नहीं हो रही थी, वैसे थी हमारी 20 लाख, वो एक्सीड नहीं हो रही थी, बट अगर मणिपुर में भी ब्रांच होती तो थ्रेशोल्ड लिमिट हम ले लेते 10 लाख, और 10 लाख से एक्सीड कर रही है, 17 लाख हो रही है, तो इसमें भी इसे रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ जाती है थ्रेशोल्ड लिमिट के चलते, इसे थ्रेशोल्ड लिमिट के चलते भी रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ जाती, ठीक है। अब जितना समझाया उतनी हुआ है। अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं कि राघव की एक ब्रांच है असम में, अब असम में है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये संपत वाला वो नहीं है, ठीक है, असम अदर स्टेट होता है फर्स्ट ऑफ ये। उसके बाद सिर्फ इंट्रा स्टेट सप्लाई की बात कर रहा है, रेडीमेड गारमेंट्स की, उसकी जो टर्नओवर है फ्रॉम असम शोरूम इज 28 लाख। उसका एक और शोरूम है त्रिपुरा में, अब यहाँ इसने एमएमटीएन में आ जाएगी, एमएमटीएन की स्टेट आ गई त्रिपुरा, विद अ टर्नओवर ऑफ 11 लाख, यहाँ पे भी इसकी एक्सीड हो रही है, ठीक है भाई। उसके बाद सप्लाइंग ऑफ स्पेशल द एप्लीकेशन असम त्रिपुरा, तो बेसिकली ये एग्जाम्पल था, एक क्वेश्चन नहीं था, सॉरी, एग्जाम्पल था, क्वेश्चन था, बट क्वेश्चन की तरह भी ले सकते हैं इसे,
मैं क्वेश्चन की तरह कर रहा था, इसलिए क्वेश्चन नहीं है, बट बेसिकली राघव जो है उसे लायबल टू गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी होना जाएगा, बहुत असम के लिए भी, त्रिपुरा के लिए भी, ऑन एज एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीडिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 10 लाख। इसमें हम 11 लाख को देखेंगे, इधर हम 28 लाख को चाहिए, अदर स्टेट की थी। अब हम ये रेडीमेड गारमेंट ओनली गुड्स है, गुड्स प्लस सर्विसेज नहीं कर रहा है ये, तो इसकी यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट होनी चाहिए थी 40 लाख टेक्निकली तो। बट हम यहाँ पे देख सकते हैं एक इसकी स्टेट है ये त्रिपुरा। त्रिपुरा अब एमएमटी में मैंने बताया था, एमएमटीएन में चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो, इंट्रा स्टेट है, जब तक वो इंट्रा स्टेट है तो उसकी लिमिट होगी 10 लाख। ठीक है, तो बेसिकली ये इंट्रा स्टेट ही कर रहा है, इसने लिख रखा है कि इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहा है गारमेंट्स का, तो उस हिसाब से उसकी बेस ब्रांच है, इसकी ब्रांच ये नहीं कि ये असम से यहाँ भेज रहा है गारमेंट्स, असम से इशू हो रहा है, इसे इंटर स्टेट वैसे इंटर ब्रांच ट्रांसफर नहीं हो रहा, कोई ट्रांजेक्शन मेंशन नहीं है, तो हम इसे सेपरेट ब्रांच मान रहे हैं, और सेपरेट ब्रांच के चलते हम अजम्पशन ले रहे हैं कि ये त्रिपुरा के अंदर अंदर ही इंट्रा स्टेट ही कर रहा है, ये और कहीं बाहर नहीं कर रहा है, इसने ऊपर मेंशन किया है इंट्रा स्टेट। ठीक है, तो 10 लाख लेते हैं, वो एक्सीड हो रही है 11 लाख, तो इसे बेसिकली अपने पैन को रजिस्टर कराना पड़ जाएगा, और अगर इसने एक बार पैन रजिस्टर कराया तो पैन पे असम भी आ रहा है, तो बेसिकली इसे असम को भी रजिस्टर कराना पड़ेगा। उसके बाद इसके और क्वेश्चन हैं कुछ, एक सेकेंड। इसका एक और क्वेश्चन है कि सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं गुड्स प्लस सर्विसेज की। ठीक है, पहले स्टेट देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे महाराष्ट्र है, ये अदर स्टेट्स आती है। ठीक है, अदर स्टेट है। उसके बाद लिक्विड कंजम्पशन है नागालैंड, यहाँ आ गया नागालैंड। अब नागालैंड तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट है सेक्शन 22 के हिसाब से, बट ये सप्लाई कर रहा है अल्कोहलिक लिक्कर जो कि एग्जम्प्ट गुड्स है। तो चलो आगे बढ़ते हैं कि इसकी जो टर्नओवर है वो हो रही है 14 लाख, इसकी हो रही है 11 लाख, एक्सीड हो गई 10 लाख। ठीक है ना, तो ये रजिस्टर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, द एप्लीकेशन 20 लाख, वो कह रहा है गुड्स और सर्विसेज की 20 लाख होती है अदर स्टेट्स में, सही कह रहा है भाई, अदर स्टेट्स में गुड्स और सर्विसेज की 20 लाख होती है। मैंने था ना अदर स्टेट्स में, जिसमें भी नोटिफाइड गुड्स, गुड्स और सर्विसेज प्लस एक्सक्लूसिवली सर्विस, इन सब की लिमिट होती है 20 लाख। अगर हम हैंडीक्राफ्ट गुड बेच रहे हो या फिर एक्सक्लूसिवली, पेंसिल नया एक्सक्लूसिवली गुड्स बेच रहे हैं, तो इनकी लिमिट होती है 40 लाख अदर स्टेट्स में। ठीक है, तो ये अब किसी को जो भी डाउट था कि यहाँ 20 लाख है, उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख कैसे हो गई, तो गुड्स ऑफ सर्विसेज है, अदर स्टेट है, अदर स्टेट में गुड्स ऑफ सर्विसेज की लिमिट 20 लाख है। ठीक है, उसके बाद जो थ्रेशोल्ड लिमिट है नॉट बी रिड्यूस टू 10 लाख एज द सप्लाई इज नॉट अ टैक्सेबल सप्लाई, वो टैक्सेबल सप्लाई नहीं है, मैंने बोला था कि एग्जाम्प्ट सप्लाई है, वो टैक्सेबल सप्लाई नहीं है। In the given case, since the aggregate turnover exceed the application is liable, हाँ ठीक है भाई, liable to register हो जाएगा। अब इसमें पता क्या हुआ, इसमें मैं वापस एक बात बताता हूँ। पहले अब तक हम बात कर रहे थे थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर, फिर हम अचानक से चले गए एग्रीगेट टर्नओवर वाले इशू को, उस पे एक बार मैं और क्लियरली समझाता हूँ। पहले हम बात करते रहे कि थ्रेशोल्ड लिमिट महाराष्ट्र की 20 लाख है, उसकी टर्नओवर 14 लाख है, तो इसके हिसाब से नहीं होगा। उसके हम बात करने लग गए कि 11 लाख इसकी टर्नओवर है और 10 लाख उसकी टर्नओवर है, 10 लाख उसकी टर्नओवर है नागालैंड के बेसिस पे। अब इसमें इसने बोला कि हम 10 लाख को लेंगे ही नहीं, 10 लाख वाली टर्नओवर को लेंगे ही नहीं, क्योंकि ये जो इसकी सप्लाई थी ये एग्जाम्प्ट सप्लाई थी, हम एग्जाम्प्ट सप्लाईज को कंसीडर नहीं करते। मतलब एग्रीगेट टर्नओवर निकालने के टाइम पे कंसीडर करते हो, बट जब तुम ये बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट थी ना, ये जो हम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट निकाल रहे हैं, ये हमारी टैक्सेबल सप्लाईज पे निकलती है, जो भी तुम्हारी टैक्सेबल सप्लाईज हो रही है, इसमें एग्जाम्प्ट सप्लाईज इंक्लूड नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसने ये जो 11 लाख की सप्लाई कर रहा है ना, ये एग्जाम्प्ट सप्लाई कर रहा है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, तो ये बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट वैसे इस पे अप्लाई नहीं होने वाला था।
ठीक है, तो ये 10 लाख वाला अप्लाई नहीं हुआ। बट हाउएवर ये केस तो अलग हो गया। बट अब हम देखते हैं एग्रीगेट टर्नओवर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्रीगेट टर्नओवर के पॉइंट ऑफ व्यू से अब जब हम एग्रीगेट टर्नओवर निकालते हैं, हम महाराष्ट्र को भी लेंगे, नागालैंड को भी लेंगे। अब इन दोनों का चाहिए एग्जम्प्टी क्यों ना कर रहा हो। ये हो गए 14 लाख, ये हो गया 10 लाख, ये हो गया 10 लाख। अब इनको प्लस करके आया 24 लाख। अब जो 24 लाख है उससे बेसिकली वो एक्सीड कर रहा है 20 लाख का लिमिट। 20 लाख की लिमिट, महाराष्ट्र की तो 20 लाख की लिमिट थी ना। 20 लाख की लिमिट एक्सीड कर दी तो बस इसको अब रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ जाएगी। ही विल बी, वापस पढ़वा देता हूँ इन द गिवन केस सिंस द एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से एक्सीड करने लग गया तो उसे लायबल टू रजिस्टर्ड हो जाएगा। और इसको इन्होंने ये भी लिख दिया कि वो नागालैंड के लिए रजिस्टर नहीं होगा। बट ये गलत है वैसे तो, पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन होता है ना, तो ये इन्होंने थोड़ा गलत लिख रखा है। वो चाहे नागालैंड के लिए रजिस्टर वैसे ना होए, बट अगर उसका ब्रांच ऑफिस है तो उसको पैन पैन पे एक बार वो रजिस्टर्ड हो गया तो उसे वो रजिस्टर्ड ही मानते हैं, चाहे वो ऑफिस उस ऑफिस को रजिस्टर नहीं करा रहा। उसके बाद एक मिस्टर एक्स है, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है दिल्ली में। उसने इंपोर्ट ऑफ गुड्स है, यहाँ पे बात की हमने इंपोर्ट ऑफ गुड्स की। हमने एग्रीगेट टर्नओवर में सिर्फ एक्सपोर्ट को पढ़ा था, इंपोर्ट नहीं था। ठीक है, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। अरे एग्रीगेट एग्रीगेट टर्नओवर में हमने देखा कि एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, एक्सपोर्ट होता है यहाँ पे, एक्सपोर्ट्स। ये एक्सक्लूड करता है इंपोर्ट्स को। यहाँ पे लिख देता हूँ इंपोर्ट्स। परचेजेस होते हैं बेसिकली इंपोर्ट्स भी। बट एक बार वापस पढ़ लेते हैं। अरे तो इसमें इंपोर्ट कर रहा है गुड्स जो मुंबई सी पोर्ट पे लैंड हुए हैं। ठीक है, अब इसमें मिस्टर एक्स जो है वो एंटर करता है सेल्स एग्रीमेंट मिस्टर वाई के साथ। हम यहाँ पे मिस्टर एक्स बात कर रहे हैं, जो कि मिस्टर वाई जो कि लोकेटेड है मुंबई में। और वो कह रहा है कि मैं डायरेक्टली सेल कर दूंगा, ये मुंबई पोर्ट से ही सेल कर दूंगा। इन दिस केस ना, जो मिस्टर एक्स है, ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू obtain registration in Mumbai as he has no fixed place of business in Mumbai। ये एग्जाम्पल एज इट इज पढ़ लो, जब तक वो पोर्ट पे ही आते ही गुड्स बेच रहा है। ठीक, मतलब उसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है दिल्ली में। ठीक है, बट वो गुड्स इंपोर्ट करा रहा है जो कि मुंबई सी पोर्ट में लैंड हुए। अब यहाँ पे इसने मिस्टर वाई जो कि मुंबई में लोकेटेड है उसके साथ डील कर दिया और डायरेक्टली सेल कर दिया गुड्स को। तो जो मिस्टर एक्स है ना, उसे रजिस्ट्रेशन नहीं लेनी पड़ेगी मुंबई के अंदर। दिल्ली में तो वो पहले से ही रजिस्टर्ड है ना, उसे मुंबई में रजिस्ट्रेशन नहीं लेनी पड़ेगी ना। उसकी वहां पे कोई एस्टेब्लिशमेंट है, उसने तो बस वहां पे गुड्स मंगाए पोर्ट पे, उसने वो गुड्स बिकवा दिए बस। अब हम बात करते हैं फर्स्ट रजिस्ट्रेशन की, फर्स्ट रिटर्न की। फर्स्ट रिटर्न पहले ही समझ में आ रहा है कि जिस टाइम पे हम बेसिकली रजिस्टर्ड पर्सन बन जाते हैं उसके बाद हमें फर्स्ट रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। अब फर्स्ट रिटर्न का कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें हमें बताया जाता है कि मान लो हमने 1 जुलाई 2024 को क्रॉस कर दी अपनी थ्रेशोल्ड लिमिट और हम लायबल टू रजिस्टर बन गए। अब इसमें हमने अजम्पशन ली है कि हम 30 दिन के अंदर अंदर लायबल वो नहीं कर रहे। ये हमें नहीं, अच्छा नहीं, हमें सर्टिफिकेट इतना इस डेट पे मिल रहा है जो हमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। इसमें ये बात नहीं की है, रजिस्ट्रेशन डेट वाले कॉन्सेप्ट इसमें मत जोड़ना कि वो 30 दिन के विद इन। अगर तो हम इसके 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्टर कर लेते, एप्लीकेशन टू रजिस्टर कर लेते, तो हम लायबल हो जाते यहाँ से रजिस्ट्रेशन के लिए। बट अगर हम 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्टर नहीं, एप्लीकेशन नहीं फाइल करते, तो हम लायबल होते इस डेट से। ठीक है, तो 30 अगस्त से हम लायबल हो जाते हैं। इस केस में हम बेसिकली जो बीच में, ये जो बीच में है ना टाइम पीरियड, जो 1 जुलाई से 30 अगस्त का, ये 2 महीने का टाइम पीरियड है। ये 2 महीने का टाइम पीरियड है, इसमें हम सेल्स तो कर रहे हैं, है ना। हम चाहे यूआरपी से आरपी बन रहे हैं,
रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल रहा है, हम यूआरपी से आरपी बनने लगे, है ना। तो इसमें बेसिकली जो हम टेम्परेरी इनवॉइस इशू कहते हैं ना, विद इन मंथ हमें उन इनवॉइस की रिवाइज टैक्स इनवॉइस बनानी पड़ती है। जो हमने टेम्परेरी इनवॉइस इशू की उसकी रिवाइज टैक्स इनवॉइस बनानी पड़ती है, और साथ साथ हमें फर्स्ट रिटर्न भी फाइल करनी पड़ती है। बेसिकली इसके हम फाइल कहते हैं, यहाँ पे पढ़ लेते हैं, रिटर्न फाइल्ड बाय द पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर गेटिंग द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। हम फर्स्ट रिटर्न तब फाइल करते हैं आफ्टर, जब हमें अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है, और फ्रॉम द डेट फ्रॉम विच द टर्नओवर वाज क्रॉस्ड। हमें बेसिकली जो टर्नओवर क्रॉस होती है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें लिखा है कि हम कंसोलिडेट कर सकते हैं रिवाइज टैक्स इनवॉइसेस को, अगर तो वो रजिस्टर्ड पर्सन की हैं, रिवाइज कंसोलिडेशन ऑफ रिवाइज टैक्स इनवॉइस। एक सेकेंड, अगर जब तक वो रजिस्टर्ड पर्सन की हैं तब तक वो अलाउड नहीं है, ठीक है। और जब तक वो यूआरपी की हैं, अगर तो वो इंटरेस्ट रेट है तो उसे हम कंसोलिडेट कर सकते हैं, बट अगर वो इंटरेस्ट रेट है तो हमें लिमिट चेक करनी पड़ती है 1 लाख की। हमने आगे 2,50,000 पढ़ा था, बट यहाँ पे 1 लाख ही रहेगा। उसके बाद रहने दो इसे। उसके बाद हमने पार्ट भी पढ़ा है, रिटर्न्स के चैप्टर में भी पढ़ा है हमने इसे, कि बैंक डिटेल जो होती है वो हमें फाइल करनी पड़ती है विद इन 30 days फ्रॉम द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न विच एवर इज द अर्लियर। हमें 30 days फ्रॉम ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट देखना है या फिर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न। हमारी ड्यू डेट ऑफ रिटर्न 3 भी है, इसमें हमने एग्जाम्पल में लिखा है 26 अप्रैल या फिर 20 अप्रैल। अब इनमें से अर्लियर कौन सा है? अच्छा नहीं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हमें मिला है 27 मार्च को, उसके 30 दिन हमने कैलकुलेट करे तो हमारे कैलकुलेट हो गया है 26/4/24, और उससे 26/4/24, अब 26/4/24 या इन दोनों में से जो अर्लियर है उसको हमें फाइल करनी है पार्ट बी। तो हम बेसिकली इस डेट को फाइल करेंगे अपना पार्ट बी को। ये वापस, अच्छा अब नया चैप्टर है।